भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो भी वीडियो नया नया डालेंगे आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 के मैथ का पहला चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले आपको सबसे पहले से अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो होना चाहिए सेट की, समुच्चय की। तो सबसे पहले समझते हैं सेट क्या होता है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब किसी भी चीज का वेल डिफाइंड माने बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करने वाला, परिभाषित करने वाला कलेक्शन, समूह को हम लोग, किसी चीज के समूह को हम लोग कहते हैं सेट। नहीं समझ में आया, अभी एग्जांपल देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम आपको बोलते हैं नेचुरल नंबर लिखिए, तो हमने क्या बोला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने कहने का मतलब नेचुरल नंबर को लिखिए तो आप लिख सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम बोलते हैं तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5, क्योंकि आपको पता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। कहने का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये आपका हो गया सेट। जैसे दूसरा हम आपको बोलेंगे इंडिया के रिवर का नाम लिखिए, इंडिया के रिवर का नाम लिखिए। चलिए, इंडिया के रिवर का नाम लिखने के लिए अगर हम आपको बोलेंगे तो उसको भी आप लिख सकते हो, कितना इंडिया का रिवर है उसका भी आप कलेक्शन कर सकते हो, गंगा, नर्मदा, कोसी, ये सब चीज आप लिख सकते हो। तो ये भी आपका हो गया इसका कलेक्शन। आपको बोलेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट का नाम लिखिए। चलिए, क्लास 10 के स्टूडेंट का नाम लिखिए, तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हो। कहने का मतलब वेल डिफाइंड माने जिस कोई भी क्वेश्चन करे और उसका आंसर आप वेल डिफाइंड माने उसमें कोई भी गलती आदमी नहीं निकाल सके, इस तरह से कोई चीज का अगर आप कलेक्शन कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपका होता है सेट। अब सेट कौन सा नहीं होगा उसको एक बार समझ लीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन कुछ हद तक और दूर हो जाएगा। जैसे हम आपको बोलेंगे आपके क्लास का बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, आपके क्लास का बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है उसका नाम लिखिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे कि बेस्ट मैंने किस चीज में बेस्ट, पढ़ने में बेस्ट, खेलने में बेस्ट, खाने में बेस्ट, पहनने में बेस्ट, मैंने किस चीज में बेस्ट। ये तो आपको यहाँ पे दिक्कत है ना। यहाँ पे अगर दिक्कत आ गया मैंने आपको कंफ्यूजन आ गया, मैंने आप उसका वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से सही जवाब नहीं दे सकते हो, आपको दिमाग में कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहेगा। अगर कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो उसको आप सेट नहीं मान सकते। सेट हम उसी को मानेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया और आप उसको वेल डिफाइन कर दिए, मैंने पूरी तरह से उसको लिख दिए, तो आपका हो जाएगा सेट। जैसे हम आपको बोलेंगे कि सेट ऑफ होल नंबर मैंने पूर्ण संख्या का सेट लिखिए, तो पूर्ण संख्या का सेट आप लिख सकते हो, क्योंकि पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से स्टार्ट करना है और आगे आपको इन्फिनिटी तक लिख देना है, तो ये आपका सेट हो गया। हम आपको बोलेंगे प्रेमचंद्र के बुक का नाम लिखिए, तो प्रेमचंद्र के बुक का नाम आप लिख सकते हो। अगर हम आपको बोलेंगे प्रेमचंद्र की सबसे अच्छी बुक का नाम लिखिए, तो सबसे अच्छी बुक किस चीज में, सबसे अच्छी बुक कहानी में, पोएट्री में, किस चीज में अच्छी बुक, इस चीज में आपको कंफ्यूजन होगा, तो उस चीज को हम लोग सेट नहीं कर सकते। कोई भी चीज में बेस्ट बोल दिया तो बेस्ट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है किस चीज में बेस्ट बोल रहा है, तो उसको हम सेट नहीं मान सकते। जैसे बोल देगा इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का नाम लिखिए, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का आप नाम लिख सकते हो। जैसे आपको बोला इंडियन क्रिकेट टीम का नाम लिखिए, प्लेयर का नाम लिखिए, तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का नाम लिख सकते हो, तो वो हमारा सेट हो जाएगा, सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है, तो अब सबसे अच्छा खिलाड़ी में आपको कंफ्यूजन होगा किस चीज में अच्छा, फील्डिंग में अच्छा, बैटिंग में अच्छा, बॉलिंग में अच्छा, विकेट कीपिंग में अच्छा, किस चीज में अच्छा, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। जिस चीज में कंफ्यूजन, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो गया तो उसका आप कलेक्शन नहीं कर सकते, मैंने उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते उसके आंसर को, और जिसके आंसर को आप इकट्ठा नहीं कर सकते उसको हम सेट नहीं मानेंगे। सेट किसको मानेंगे कि कोई भी क्वेश्चन किया और उसका जो आंसर होगा उसके कलेक्शन को हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि सेट बोल सकते हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं सेट ऑफ किसी मतलब इवेंट नंबर, मैंने सम संख्या का आपको निकालना है, सेट लिखना है, तो सम संख्या का आप सेट लिख सकते हो। सम संख्या का सेट क्या लिखिएगा, 2 4 6 8 10, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, तो इसका आप सेट लिख सकते हो। तो जिसका भी सेट आप, जिसका भी कलेक्शन आप लिख सकते हो, जिसका भी कलेक्शन आप सही ढंग से कर सकते हो, उन्हें उसमें कोई आंसर नहीं, मतलब क्वेश्चन कोई आदमी नहीं उठा सकता, तो उसको हम सेट कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किया और उसमें खुद आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे हम आपको बोलते हैं आपके गांव का सबसे अच्छा आदमी कौन सा है, तो आपको कंफ्यूजन किस चीज में अच्छा, खेलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा,
काम करने में अच्छा, किस चीज में अच्छा, इस चीज को अगर बोलेगा तो आपको कंफ्यूजन हो गया तो वो आपका सेट नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं अपने गांव के व्यक्ति का नाम लिखिए, तो आप सबका नाम लिख सकते हो, तो ये अब वो आपका सेट हो गया। लेकिन अगर आप बोलेगा कि उस गांव में सबसे अच्छे आदमी का नाम लिखिए, तो सबसे अच्छे आदमी आप बोलिएगा किस चीज में अच्छा, खेलने में, पढ़ने में, काम करने में, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसमें कंफ्यूजन है तो वो आपका सेट नहीं आएगा। तो समझ में आ गया होगा सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन किया, उसका जो आंसर आएगा उसका कलेक्शन आप तैयार कर रहे हो, उस कलेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सेट। अगर ऑब्जेक्शन आ गया, मैंने आपका दिमाग उस पर सोचने पर मजबूर हो गया कि इसमें किसका आंसर दें हम, तो वो आपका सेट नहीं होगा। तो सेट समझ में आ गया होगा। अब सेट समझ में आने के बाद समझिएगा नेक्स्ट, और सेट समझने के बाद नेक्स्ट आप समझिएगा एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, इसको एलिमेंट ऑफ सेट बोल सकते हो, या इसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बोल सकते हो, या इसको आप मेंबर ऑफ सेट। कहने का मतलब जो आप सेट लिख रहे हो, उस सेट का जो मेंबर है, जो मतलब ऑब्जेक्ट है या जो एलिमेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे आपको बोलेंगे नेचुरल नंबर का सेट लिखिए, तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, तो 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट करके यहां तक लिख दोगे, तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर का, ये पूरा आपका हो गया नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, इसमें आपको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, इस सेट का एलिमेंट क्या होगा, इस सेट का एलिमेंट जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का आप जो सेट लिखे हो ना, तो सेट में जो संख्या लिखे हो, सेट में जो संख्या लिखे हो वही आपका हो गया नंबर ऑफ, सॉरी एलिमेंट ऑफ सेट। ये आपका एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि मतलब जो आपका सेट है, सेट में जो आपका आंसर आप कलेक्शन कर रहे हो ना, इसमें वही आपका हो गया मतलब एलिमेंट ऑफ सेट, या एलिमेंट ऑफ सेट बोल सकते हो, या उसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बोल सकते हो, या मेंबर ऑफ उसको सेट बोलते हैं, सेट का जो मेंबर है। ठीक है, जैसे बोलेंगे इंडिया के रिवर का नाम लिखिए। ठीक है, इंडिया के रिवर का जो आप नाम लिखोगे इसमें, जैसे लिखोगे गंगा, यमुना, जो आप इसमें नाम लिखोगे, ठीक है, किसी जो आप एक्स्ट्रा इसमें नाम लिखोगे, मतलब इंडिया के रिवर का जो इसमें आप नाम लिखोगे, तो इंडिया के रिवर का जो इसमें आप नाम लिखे हो ना, जो इसके अंदर आप लिखे हो वही आपका हो गया एलिमेंट ऑफ सेट, मैंने सेट का मतलब एलिमेंट। ठीक है, गंगा, यमुना, ये सब आपका सेट का एलिमेंट है। जैसे आपको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे था नेचुरल नंबर का सेट, ये आपका है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, इसमें एक जो आपका है, ये अंदर में जो लिखा हुआ है ना, ये आपका एलिमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, चलिए एक सेट दे दिया नेचुरल नंबर का एन, और उसमें आपको बोलेगा क्या इसका एलिमेंट, क्या इसका एलिमेंट 0 है। ठीक है, सेट दिया है नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन किया है क्या इसका एलिमेंट 0 है, आप बताओ 0 है, तो आप अगर बोलिएगा यस तो आप गलत बोलिएगा, एलिमेंट इसका 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता है। नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके इन्फिनिटिव तक, उसमें नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, इसीलिए नेचुरल नंबर के सेट का 0 एलिमेंट नहीं है। अगर हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर के सेट का 5 एलिमेंट है, तो आप ये देखिए कि नेचुरल नंबर में 5 आता है कि नहीं आता है। अगर नेचुरल नंबर में 5 आता है तो उसका एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर हम आपको बोलेंगे नेचुरल नंबर का सेट है, क्या इसका 1.5 एलिमेंट है, आप बोलोगे इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या में नेचुरल नंबर में 1.5 नहीं आता है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर का सेट 1.5 नहीं है। तो सेट समझ में आ गया होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं सेट। ठीक है, और उसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ सेट। सेट का जो मेंबर होता है, मैंने जो सेट वो बोला है, उसमें जो आप यहाँ पे अंदर में लिखे हो उसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। अब नेक्स्ट यदि कुछ इंपोर्टेंट बातें सेट के बारे में और है, तो कोई भी सेट हम लिखते हैं तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे हम आपको बोले हैं नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे ये है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट जो n लिखे हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर समझते हो ना, ABCD की बड़ी अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं, तो ये हमको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आप एलिमेंट यहाँ पे लिखोगे, नीचे जो एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, उस एलिमेंट को दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। आगे आप क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, और एलिमेंट ऑफ सेट को लिखने के लिए, मेंबर ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी उसको बोलते हैं, उसको लिखने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे समझिएगा, सेट के अंदर, जैसे सेट के अंदर आप इसको लिखते हो, तो सेट के अंदर कोई भी चीज को लिखने का दो तरीका होता है, ठीक है। सेट के अंदर कोई भी चीज को लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब जो अभी हम लोग लिख रहे थे, नेचुरल नंबर का सेट, जैसे एन बोल दिए, एन में जो 1 2 3 नेचुरल नंबर में जो आप लिख रहे हो, इस तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जो क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा आपके बुक में एक सेट आता है, क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ एक्स का एक सेट है, ये आपका इस तरह से लिखा रहता है ना, तो ये आपका रहता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक आपको इस तरह से मिलेगा, एक सेट है एक्स, देखिए सेट हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, एक सेट है एक्स जिसमें एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं? एक सेट ऑफ एक्स, मतलब एक सेट एक्स का है, ऑल ऑफ एक्स, जितना भी एक्स है, बोलते हैं ऑल ऑफ एक्स, ऑल ऑफ एक्स, जितना भी एक्स है, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, माने इसमें एक्स का मान आप जो भी रखिएगा वो सभी रखिएगा किसका? एक नेचुरल नंबर का, जो भी आप रख दीजिएगा वो एक नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर लिखना है। तो उसको इस तरह से जो लिखा रहता है ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस तरह से जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो सेट को लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये भी नेचुरल नंबर का ही सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का ही सेट है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों का मतलब लिखा अलग अलग लिखा है। इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, 1 ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। इसको समझिएगा, बुक में आपको ये बहुत बार मिलेगा, 1 और ये चिन्ह देगा और एन लिखेगा, इसका मतलब होता है 1 बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब है कि एक एन को बिलोंग करता है, माने एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए सेट नेचुरल नंबर का है, बिल्कुल है, तो एक बिलोंग्स टू एन, एक एन में होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब इस तरह से लिखावट क्या है? सही है। अगर हम आपको नेक्स्ट समझ आते हैं, नेक्स्ट आपको मान लीजिए रहेगा 1.5 बिलोंग्स टू एन, कहने का मतलब है कि 1.5 एन को बिलोंग्स करता है। तो आप ये देखिएगा कि एन किसका सेट है? एन नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर के सेट में 1.5 आता है? आप बोलिएगा नहीं आता है, तो क्योंकि नेचुरल नंबर हुआ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या करते हैं, और किसी चीज को आप गिनते हैं तो उसको दशमलव में नहीं गिनते। जैसे मान लीजिए स्केच है, तो इसको आप गिनिएगा, कैसे गिनिएगा? 1 2, इसको ऐसे नहीं गिनिएगा 1 1.5 2 2.5, ऐसे नहीं गिनते हैं, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, तो इस तरह से गिनती करते हैं। दशमलव में जो आता है उसको गिनती की संख्या नहीं कहते, और जो गिनती की संख्या नहीं है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 1.5 बिलोंग्स टू एन, कहता है 1.5 नेचुरल नंबर है। तो आपका बात, आप इसको क्या बोलोगे? है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं है, तो जब नहीं है बोलोगे ना तो उसको ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब है कि 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, मैंने 1.5 एन को बिलोंग्स नहीं करता है। अगर एन को बिलोंग्स नहीं करेगा तो ये इसका मेंबर भी नहीं होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा सेट, एलिमेंट ऑफ सेट, और सेट को किस रूप में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में, और सेट के एलिमेंट को लिखते हैं स्मॉल लेटर में। और सेट को लिखने का दो तरीका है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से जो आपको मिलेगा इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और इस तरह से जो मिलेगा उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक शब्द दे दिया है इंडिया, ठीक है, इसमें आपको बोलेगा इसका एलिमेंट लिखिए। इंडिया एक शब्द मतलब दे दिया है और इसका आपको बोलेगा एलिमेंट लिखने के लिए। तो इंडिया का जब आप एलिमेंट लिखिएगा तो एक सेट मान लेते हैं ए, सेट ए है जो सब इंडिया से बना है, इसका हम लोग एलिमेंट लिखेंगे। तो देखिए इसका एलिमेंट क्या होगा? इसका एलिमेंट होगा आई, और क्या है? एन, और क्या है? डी, और क्या है? आई, और क्या है? ए। इसमें एक चीज देखिएगा, आई 2 बार लिखा गया है, आई यहां भी है, आई
यहाँ भी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी किसी चीज का हम लोग एलिमेंट लिखते हैं तो वो संख्या को हम दो बार नहीं लिखते हैं, वो शब्द को दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। जैसे आई है तो आई लिख दिए, एन है तो एन, डी है तो डी। फिर देखिए आई है, लेकिन आई हमने लिख चुका है, इसलिए दोबारा हम आई का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर ए है तो ए। तो ये आपका जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये आपका हो गया है एलिमेंट ऑफ सेट, और ये पूरा जो आपका हो गया यहाँ से ये आपका ये हो गया सेट, और इसके अंदर जो है इसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। और एलिमेंट ऑफ सेट कभी भी दोबारा नहीं लिखा जाता। दोबारा का मतलब एक बार अगर आप लिख दिए हो तो उसके अंदर दोबारा नहीं लिख सकते। मतलब लिखने का इच्छा है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन नहीं लिखना चाहिए, मतलब नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपको बोलेगा स्कूल का लिखने के लिए, SCHOOL स्कूल, ठीक है। तो स्कूल का जब आप लिखिएगा तो सेट आप मान लीजिए बोलेगा एक सेट बी है, इसका स्कूल के एलिमेंट लिखिए, तो क्या लिखेंगे, S, फिर लिखेंगे C, फिर लिखेंगे H, फिर लिखेंगे O। अब देखिए नेक्स्ट और O है, लेकिन O दोबारा नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे L। ये आपका हो गया एलिमेंट ऑफ स्कूल। स्कूल का जो एलिमेंट है वो इस चीज से स्कूल बना हुआ है। ठीक है, अब इस चीज में एक चीज और देखिएगा, इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए L को पहले भी लिख सकते हैं, O को इधर भी लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप H को पहले लिख दो, C को बाद में लिखो, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका हो गया सेट। ठीक है, सेट चलिए, जितना चीज बताए हैं उतना चीज अगर समझ में आ गया तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका 12 का चैप्टर का, जहां से आपका 12 में मतलब बुक में दिया हुआ है वो आपका दिया है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, रिलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। तो रिलेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं, रिलेशन को बोलते हैं संबंध। ठीक है, तो संबंध जो होता है किसी एक चीज में नहीं होता है। संबंध के लिए कम से कम चाहिए कितने सेट, 2 सेट। संबंध के लिए हमेशा कम से कम कितने सेट चाहिए, 2 सेट। तो आपको 2 सेट दे देगा। ठीक है, मान लीजिए एक सेट ए दे दिया और एक सेट बी दे दिया, और इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा उसी चीज को हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, 2 सेट दे देगा, 3 सेट दे देगा, 4 सेट दे देगा, मैंने कम से कम 2 देगा, और उसी के बीच का आपको रिलेशन बताना है और उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अभी देखिए एक सेट मान लीजिए ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ठीक है, एक सेट आपका बी है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। एक में 4 एलिमेंट है और एक में 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए ये भी सेट है और ये भी सेट है, 2 सेट है, और दोनों के सेट के बीच में रिलेशन बनाना है हम लोग को। ठीक है, रिलेशन निकालना है, रिलेशन दे देगा आपको एग्जाम सवाल में दे देगा। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन का जो खोज किया था वो कार्सियन नामक वैज्ञानिक ने किया था, मैथमेटिशियन ने किया था। किसने किया था, कार्सियन ने। आप पढ़िएगा, कार्सियन ने रिलेशन का खोज जिसने किया उसका नाम था क्या, कार्सियन। और कार्सियन ने ही इन्होंने क्या किया था, एक प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट गुणनफल बनाया, सेट का गुणनफल बनाया। उस सेट के गुणनफल को हम लोग कहते हैं कार्सियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्सियन प्रोडक्ट। तो सेट क्या, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब इसका देखिए बोलते हैं ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्सियन प्रोडक्ट। मतलब दोनों सेट के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सियन प्रोडक्ट। मतलब सेट का गुणनफल, सेट का गुणनफल है कार्सियन प्रोडक्ट। अब कार्सियन प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा। कार्सियन प्रोडक्ट किस लिए नाम पड़ता है, क्योंकि इसी से हम लोग रिलेशन बनाते हैं और इसी का खोज किया था कार्सियन ने, इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है कार्सियन प्रोडक्ट। अब कार्सियन प्रोडक्ट क्या कैसे निकालते हैं उसको देखिए। सबसे पहले एक को इस सब के साथ लिखते हैं। ठीक है, एक लिखा हुआ है क्या, उसमें क्या क्या है, 1 2, देखिए एक यहाँ था 2, 1 2, फिर देखिए इसी एक को आगे के साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 3, फिर इसी एक को आगे के साथ लिखेंगे, क्या बन जाएगा 1 4। एक का काम खत्म हो गया, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या बनेगा 2 2, फिर क्या बनेगा 2 3, फिर क्या बनेगा 2 4। नेक्स्ट देखिए अब 3 से स्टार्ट करेंगे, क्या बनेगा 3 1
3 1 तो है नहीं ना, 3 2 2 से स्टार्ट है ना, 3 2 3 3 3 4। नेक्स्ट देखिए 4 2 4 3 और 4 4। ये जो आप लिखे हो इसके अंदर यही आपका है कार्सियन प्रोडक्ट। एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसी चीज का जो आप यहाँ पे लिखे हो यही आपका कार्सियन प्रोडक्ट है। और इसी में आपको कोई भी सवाल लेगा तो उसको आपका रिलेशन बताना होगा। अब देखिए आगे समझ जाइएगा अपने आप। पहले कार्सियन प्रोडक्ट समझ जाइए। कार्सियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक कार्सियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कार्सियन प्रोडक्ट समझते हैं। कार्सियन प्रोडक्ट होता है, दो सेट रहेगा, दोनों सेट को प्रोडक्ट करके गुना करके जो हम लोग लिखते हैं उसी को बोलते हैं कार्सियन प्रोडक्ट। गुना का मतलब ये मत समझ लीजिएगा 1 into 2, यहाँ पे 2 नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया A into B क्या कार्सियन प्रोडक्ट। और ये इसका हो गया एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट हो गया। आप क्या बोले थे, ये A into B एक सेट हो गया और सेट के अंदर जो चीज लिखा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर। तो ये आपका A into B सेट का, A into B सेट का ये जो हम लिखे हैं ये हमारा हो गया एलिमेंट, ठीक है। अभी देखिए A जो सेट है इसके अंदर कितने संख्या है, 4। कितने एलिमेंट है, 4। सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A, सेट A का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, देखिए 4। सेट B का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, सेट B में देखिए 1 2 3। अब हम उनको सेट A है, सेट B है। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट 4, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट 3। अभी हम आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा A into B का, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट A 4, नंबर ऑफ एलिमेंट B 3। अभी आपको बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट A into B, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट A into B का, मैंने ये जो आप निकाले हो इसका कितना एलिमेंट होगा। तो अभी काउंटिंग कीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकला। कैसे निकला उसको देखिए। इसमें क्या होता है, जो आपका यहाँ पे है उसको गुना कर दीजिए। 4 into 3 कितने हो गए, 12। यही आपका इधर निकला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A into B इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ सेट A एंड नंबर ऑफ सेट B। कहने का मतलब है कि A into B में कितना एलिमेंट होगा, ठीक है। A into B सेट में कितना एलिमेंट होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेट में A में कितना है, नंबर ऑफ सेट B में कितना है। नंबर ऑफ सेट A के एलिमेंट को नंबर ऑफ सेट B के एलिमेंट से गुना कर दीजिए, वही आपका जो निकलेगा वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट A into B निकलेगा, ठीक है। अभी देखिए एक एग्जांपल देते हैं, अभी समझ में आपको आ जाएगा। जैसे बोलेगा आपको एक सेट A है, इसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3 है, ठीक है। अब एक सेट B है, इसमें एलिमेंट की संख्या 2 और 3 है। अब आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट A into B कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन रहेगा 3 5 6 8। बताइए कितना होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले देख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A कितना है, 3, ठीक है। 1 2 3। अब देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट B कितना है। नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 है। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना आया 6। यही आपका इसका आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A into B का निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट A को नंबर ऑफ एलिमेंट B से गुना कर देते हैं। जो हमारा निकलता है वही हमारा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट A into B होता है। इसको आप देखिए निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको इसका एलिमेंट लिखना है, एक सेट A है एक सेट B है, ठीक है। अब इसका एलिमेंट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए दिखाते हैं। एलिमेंट लिखना है A into B सेट का, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 2, ठीक है। 1, फिर आगे लिखेंगे 1 3, माने 1 को दोनों के साथ, फिर 2 को दोनों के साथ, फिर 3 को दोनों के साथ। तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 2 और 3 3 और 2 3 और 3। यही इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। आप काउंटिंग कीजिए, आपको 6 ही मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट A इज 10 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B इज 20, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट A into B।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिए, 10 गुना 20 कितना आया 200, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, इसमें जो एलिमेंट आप लिखते हो 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3, इसको आप a इंटू बी है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखिए इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, यानी कि 2 1 मैंने 1 2 है तो 2 1 1 3 है तो 3 1, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ a इंटू बी है, इसका मतलब है कि सबसे पहले सेट a वाला होना चाहिए। तो सेट a में क्या लिखा हुआ 1 है, सबसे पहले 1 वाला होना चाहिए, फिर क्या होना, उसके बाद देखिए सेट बी है, उसका a इंटू बी है, उसके बाद b है, उसके बाद b वाला होना चाहिए। यानी कि पहले b वाला लिख दीजिएगा फिर a वाला लिख दीजिएगा। अगर पहले b वाला लिखिएगा बाद में a वाला लिखिएगा तो उसको b इंटू a बोलते हैं। अगर b इंटू a बोल दिए तो पहले b वाला फिर a वाला, जैसे b इंटू a बोल दिया आपको। ठीक है, आप एलिमेंट लिखिए b इंटू a का, देखिए b इंटू a का मतलब पहले b वाला लिखेंगे तब a वाला। तो b कितना है 2, 2 को इन तीनों के साथ, फिर 3 को इन तीनों के साथ। तो 2 को अगर इन तीनों के साथ लिखेंगे क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 3, फिर हम 3 को तीनों के साथ तो क्या आ जाएगा 3 1 3 2 और 3 3। अब यहाँ पे जो लिखे हैं ये आपका, ये हमारा b इंटू ए है और ये हमारा a इंटू बी है। अब देखिए दोनों क्या सेम है, देखिए यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, तो सेम नहीं है। तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों से लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी जितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट b इंटू ए भी उतना ही होगा। देखिए दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी कितना था 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट b इंटू ए भी उतना ही निकला होगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि 2 को 3 से गुना कीजिए या 3 को 2 से गुना कीजिए, आपका आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट b इंटू ए बराबर तो बराबर होता है, लेकिन एलिमेंट a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। समझिएगा, हम लिखे हैं a इंटू बी मतलब सेट लिखे हैं a इंटू बी b इंटू ए लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं कि n इंटू a इंटू बी। n का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये नहीं, a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट b इंटू ए। नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होता है लेकिन सेट दोनों बराबर नहीं होता है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों 6 का 6 निकला है, लेकिन दोनों सेट बराबर निकला है, आप बोलोगे नहीं निकला है। तो ये आपका हो गया कार्शियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्शियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये आपका a इंटू बी। कार्शियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि रिलेशन जो आप पढ़ेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट से ही हम लोग का रिलेशन बनता है। तो रिलेशन का खोज किसने किया था? कार्शियन ने, इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया कार्शियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट a, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a इज x एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इज y, then what is the value of number of element set a into b। इस तरह से क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं। अगर ऐसा एक्स वाई में करके देता है तो हमको क्या करना, कुछ नहीं करना, करना क्या है इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू वाई। इस जगह पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a 3, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इज 4, देन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी क्या कर दीजिएगा, दोनों को आपस में प्रोडक्ट गुना कर दीजिएगा। अच्छा रहती है 12, इसका आंसर आपका आ जाएगा 12। तो ऐसे सवाल आप बना सकते हैं, कुछ भी आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर रहेगा a स्क्वायर और यहाँ पर रहता है मान लीजिए b स्क्वायर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मैंने कुछ भी वो दे देगा, उसका इच्छा है देने का। आपको क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ आपस में गुना कर देना है। देखिए सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्शियन प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हैं, और कार्शियन प्रोडक्ट जो होता है उसी से हमारा रिलेशन बनता है, और इस रिलेशन का खोज किया था कार्शियन ने, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया कार्शियन प्रोडक्ट। और आपको बोले हैं रिलेशन के लिए कम से कम कितना सेट चाहिए, 2 सेट। अगर 2 सेट नहीं देता है, एक ही सेट देता है, सेट A 1 2 3 दे दिया, ठीक है। और इसमें आपको बोलेगा
कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या बोले, सेट होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ तो एक ही सेट है, तो एक ही सेट है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर पूछता है तो आप क्या कह दीजिए, आपको पूछेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए ही पूछेगा, कि दूसरा सेट तो है ही नहीं, तो इसका आपको ए इंटू ए ही पूछेगा। जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए पूछेगा तो आप एक सेट ए हो गया और दूसरा सेट भी देखिए हमारा क्या है, ए ही है, दूसरा सेट भी हमारा वही है 1 2 3। तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक को तीनों के साथ, दो को तीनों के साथ, तीन को भी तीनों के साथ। तो इसको लिखिएगा तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए का। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ए भी 3, तो ए इंटू ए पूछा है तो 3 इंटू 3 9। देखिए इसमें आप काउंटिंग कीजिएगा तो आपको 9 एलिमेंट इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन का कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ रिलेशन, 3 प्रकार का रिलेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, वॉइड रिलेशन को ही हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, माने खाली रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल माने पूरा का पूरा, आइडेंटिटी माने खुद का। भी समझाएंगे तो क्वेश्चन मतलब आगे सॉल्व करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझिए, टाइप ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए इसमें आपको जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, सेट ए है और सेट का एलिमेंट है 1 2 और 3 और उसका रिलेशन दिया है a एंड b और a प्लस b इज इक्वल टू 10। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, कि a प्लस b इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसको समझने से पहले 5 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले होता है सेट। ठीक है, सेट समझ चुके हैं, सेट होता है, सेट से हम लोग बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट से क्या बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम लोग क्या बनाते हैं, रिलेशन। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा, और रिलेशन से ही आगे देखिएगा, रिलेशन में ही होता है फंक्शन। तो फंक्शन इज रिलेशन, रिलेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सेट। कहने का मतलब है सेट जो होता है, सेट से हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सेट। अगर ऐसे यहाँ पे हो गया सेट ए में एलिमेंट हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, और आपको दे दिया इसको रिलेशन आर ए कोमा बी और दैट a प्लस बी इक्वल टू 10। आपको ये चेक करना है ये वॉइड रिलेशन है कि नहीं। वॉइड रिलेशन का मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन, माने ये जो रिलेशन को आपको जो सवाल में दिया है वो इसमें लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या है, a इंटू ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या बन जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 3। ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट में देखिए फर्स्ट वाला आपका हो गया a, सेकेंड वाला आपका हो गया b। फर्स्ट वाला a, सेकेंड वाला b, 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 सारा यही है a और b। अब देखिए ऐसा कोई भी रिलेशन इसमें है, इसमें जो एक भी चीज अलग कर लीजिएगा ना वो आपका रिलेशन है। तो इसमें कोई भी चीज ऐसा है जिसको कि आप a प्लस बी करने पर आपको 10 मिले। अब देखिए तो 1 प्लस 1 2, ये तो है ही नहीं रिलेशन। 1 प्लस 2 3, ये भी नहीं है। 1 प्लस 3 4 हो जाता है, ये भी नहीं है। 2 प्लस 1 3, ये भी नहीं। 2 प्लस 2, मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसको कि ऐड करने के बाद 10 मिले। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का रिलेशन इस सेट में नहीं बनेगा, इस टाइप का रिलेशन इस सेट में नहीं बनेगा। इस टाइप का रिलेशन इस सेट में नहीं मिलेगा, इसीलिए इस रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहेंगे, वॉइड रिलेशन, माने एम्प्टी रिलेशन, माने ऐसा कोई रिलेशन इस सेट में है ही नहीं। अगर हम बोलते a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तब देखिए इस सेट में है कि नहीं। तो a प्लस बी दोनों को जोड़ने के बाद देखिए 3 आता है। देखिए कोई सा है, 1 प्लस 2 देखिए 3 आ गया, 2 प्लस 1 ये भी 3 आ गया, माने इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये रिलेशन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर ये रिलेशन है तो ये आपका वॉइड रिलेशन नहीं होता। वॉइड रिलेशन कब होता है,
जो ऐसा आपको रिलेशन दे दिया जो इसमें है ही नहीं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू दे दिया 9, देखिए इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद आपको 9 मिलता है, तो आप बोलोगे नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा तो वॉइड रिलेशन समझ में आ गया होगा। वॉइड रिलेशन मैंने इम्पेरेटिव रिलेशन में ऐसा रिलेशन दे देगा जो उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। अब दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ऑल आर इन, मतलब है कि सारा का सारा उसमें रहेगा, ऑल आर इन मैंने सारा का सारा उसमें रहेगा। कैसे, सारा का सारा नियम का पालन करेगा, सारा का सारा, ऐसा नहीं कि एक एक पालन करेगा या एक भी, टोटल नियम का पालन, रिलेशन का पालन करेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक सेट दे दिया, एक सेट ए है और ये आपका 1 2 करके सेट दे दिया। ठीक है, इसमें आपको रिलेशन दिया है, रिलेशन ए और बी का रिलेशन दिया है कि ए इंटू बी इज लेस देन 10। ठीक है, रिलेशन क्या दिया है, देखिए रिलेशन ए एंड बी, इसका मतलब रिलेशन जो है ए और बी का क्या है, इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो वो गुना करने पर वो 10 से छोटा होगा। गुना करने पर क्या होगा, 10 से छोटा होगा। रिलेशन आपको दिया ए और बी का, जब आप इन दोनों को ए और बी को गुना कीजिएगा तो उसका मतलब उसका मान जो होगा वो 10 से छोटा होगा। तो हम चेक करते हैं क्या ये सबके लिए पालन करता है या नहीं करता है। सबसे पहले आपको क्या बोले, कार्सियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्सियन प्रोडक्ट कितने सेट का होता है, 2 सेट का। अगर आपको 2 सेट नहीं दिया हुआ है तो हम एक ही का 2 कर लेते हैं, मैंने ए इंटू ए जब सेट निकालिएगा इसी को 2 बार करना है, तो 1 और 2। तो इसका जब क्या क्या बोलेंगे, इसका दोनों के साथ फिर इसका दोनों के साथ, ये आपका हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, एक दोनों के साथ फिर 2 दोनों के साथ। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप देखिए 2 रिलेशन क्या, ए और बी का रिलेशन दिया और ए और बी क्या बोले थे, फर्स्ट वाला ए सेकंड वाला बी, फर्स्ट वाला ए सेकंड वाला बी, फर्स्ट वाला ए सेकंड वाला बी, और इन दोनों को गुना कीजिए। गुना करने के बाद 10 से छोटा निकलता है तो समझिएगा सेट में है, 10 से छोटा नहीं निकलता है तो रिलेशन में नहीं है। चलिए चेक करते हैं, 1 इंटू 1 है, 10 से छोटा है, कहने का मतलब रिलेशन में है। दूसरा चेक करते हैं 1 और 2, 1 इंटू 2 10 से छोटा होता है, ये भी रिलेशन में है। तीसरा देखिए 2 1 2 इंटू 1 2, ये भी 10 से छोटा है तो ये भी रिलेशन में है। 2 इंटू 2 4, 10 से छोटा है, ये भी रिलेशन में है। देखिए टोटल का टोटल एलिमेंट इस प्रोडक्ट का, ए इंटू ए कार्सियन प्रोडक्ट का जितना भी एलिमेंट था टोटल का टोटल इस रिलेशन में आता है, और पूरे का पूरे का रिलेशन में आ जाता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ऐसा रिलेशन दे दिया कि एक भी नहीं आता है तो उसको बोलते हैं वाइड रिलेशन। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एक भी आ गया तो वाइड रिलेशन नहीं होगा, एक भी नहीं आएगा तो वाइड रिलेशन। अगर आपको दे दिया है कि टोटल आ जाए, जो रिलेशन दिया उस रिलेशन में टोटल का पूरे आ जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, कोई भी सेट को आइडेंटिटी रिलेशन तभी बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन एक सेट है उसको आइडेंटिटी रिलेशन में तभी मानेंगे जब इसका जो आपका एलिमेंट होगा, मान लीजिए इसका एलिमेंट ए है तो ए इंटू ए कोमा ए वो सेट में होना चाहिए, वो सेट में होना चाहिए, कार्सियन प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। देखिए अभी हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन समझते हैं। कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा जब उसमें ए कोमा ए सेट में कार्सियन प्रोडक्ट में रहेगा, सेट में रहेगा। उसको समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए कोमा ए का मतलब जो आपका सेट है ना, जैसे ए क्या होता है फर्स्ट वाला, तो 1 2 3 ये तीनों आपका ए है, और तीनों का सेल्फ के साथ, आइडेंटिटी मतलब खुद के साथ, ठीक है, खुद के साथ उसका जो सेट बनना चाहिए और वो सेट इसमें होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 1 है तो 1 कोमा 1, 2 है 2 कोमा 2, 3 है तो 3 कोमा 3 सेट में होना चाहिए। अगर होता है सेट में आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर नहीं होता है
तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो चेक करके हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, उससे रिलेशन बना है। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। तो देखिए एक कोई भी सेट है उससे कितना रिलेशन बनता है, उससे जैसे आपको बोलेगा एक सेट ए है, ठीक है, इसमें कितना रिलेशन बनता है। सेट मान लीजिए ए है 1 2 3, इसमें कितना रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम में आ गया एक सेट ए है, इससे कितना रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन की संख्या निकालने के लिए आपको बोलेगा तो उसका होता है 2 पर पावर n। 2 पर पावर n, 2 पर पावर n का मतलब है कि देखिए 1 2 3 है तो n का मान देख लीजिएगा 3, तो 2 का पावर यहाँ 2 पर पावर यहाँ 3 रखिएगा तो 2 की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा, 2 को 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। तो एक रिलेशन ए है, सॉरी एक सेट ए है, इसका कितना रिलेशन बन सकता है, इसका 8 रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 5, कहने का मतलब एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो 5 है। कितने हैं, 5 है, एलिमेंट की संख्या 5 है, तब उसके अंदर एलिमेंट की संख्या 5 है तो कितने रिलेशन बन सकता है। तो रिलेशन ऑफ ए जो बनेगा, सेट ए का रिलेशन जो बनेगा 2 पर पावर n बनता है, और n मतलब एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट की संख्या कितना दिया है 5, 2 पर पावर 5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 32। एलिमेंट की संख्या 3 है तो 2 पर पावर 3 मैंने 8 रिलेशन बनेगा। 8 रिलेशन में से आपको देखिए 3 रिलेशन दे दिया है, ए बी सी करके दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए, और आपको बोलेगा कि चेक कीजिए आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन चेक करने के लिए आपको क्या खोजना है, 1 2 अगर 3 यहाँ पे है तो खोजिए 1 1 2 2 3 3 अगर उसमें है तो आइडेंटिटी रिलेशन है। इसके अलावा भी कुछ है तो फिर भी नहीं है, इससे कम भी है फिर भी नहीं है। चेक करते हैं, देखिए इसमें देखिए 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब इसको चेक कीजिए, 1 1 तो है, 2 2 भी है, लेकिन 3 3 है नहीं है, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ गया 1 3, ये नहीं आना चाहिए, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट है तो 8 रिलेशन बनेगा। 8 रिलेशन में आपको 3 रिलेशन दे दिया, मान लीजिए इस 3 रिलेशन में आपको चेक करने के लिए बता रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन में जब भी आपको देगा तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आपका जो 1 2 3 जो भी आपका एलिमेंट है वो खुद के साथ उस सेट में है या नहीं है। खुद के साथ अगर सेट में है तो खुद के साथ देखिए सेट में है या नहीं है, रिलेशन में है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तीनों जितना रहेगा एलिमेंट उतना मिलना चाहिए, उतना मिल गया तो आइडेंटिटी रिलेशन है। इसके अलावा भी है फिर भी नहीं है, कम भी है फिर भी नहीं है। समझ में आ गया होगा। एक बार और समझिए, वॉइड रिलेशन माने एक भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल रिलेशन, टोटल रिलेशन का पालन करना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए, बस। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई मतलब मान लीजिए कंफ्यूजन होता है कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। प्रॉब्लम का वीडियो अलग डाल दिया जाएगा कि हाँ जो प्रॉब्लम है आपसे वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका वीडियो अलग बना के डाल देंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास जो होगा, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन का ये तीनों चीज पढ़ेंगे जिसपे आपका क्वेश्चन रहता है। रिफ्लेक्सिव कोई मान लीजिए कोई रिलेशन दे दिया, बोलेगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो रिलेशन साइमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, कोरोना का टाइम चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।